नमस्कार दोस्तों, वर्धमान हेल्थ केयर सेंटर बैतूल के फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में है रश्मि मैम और रश्मि मैम से प्रेगनेंसी के ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो बताइए मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ। तो मैम, प्रेगनेंसी के बारे में जो है हमारी ऑडियंस जो है बहुत सारे सवाल है। जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता, और आज की जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं पता है। पहले तो ये होता था कि चलो ठीक है, मम्मी है, दादी है, तो उन्हें कुछ तो पता होता था। आज की जनरेशन में कुछ भी पता नहीं होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो प्रेगनेंसी के जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें क्या ख्याल रखना चाहिए या क्या ध्यान देना चाहिए? आजकल आप सही बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बारे में लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा रहती है, पेरेंट्स के साथ लोग रहते हैं। तो ऐसा है कि जैसे ही प्रेगनेंसी अपन होती है, जब आपका महीना ठहरता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं, और जब वो पॉजिटिव आता है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी सावधानियां डॉक्टर बताते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों का अपने विशेष ध्यान देना रहता है, कुछ सिम्टम्स, कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर पहली बार प्रेगनेंसी हो रही है तो वो थोड़ा सा डील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेडीज को पता नहीं रहता है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि उल्टी आना, सुबह सुबह आपको इतनी उल्टी आएगी, जी मचलना, इन सारी चीज़ों से आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये सब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से होती है। तो उसमें घबराना नहीं, क्योंकि नॉर्मली हर फीमेल को, हर महिला को ये प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में होता ही है। तो इसके लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान देना है आपको, जैसे कि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है, स्पाइसी या ऑयली चीज़ें है ना, जो मसालेदार चीज़ें, ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है, कम से कम 10 से 15 गिलास पानी आपको लेना है। और जैसे अपन खाने को जैसे अपन नॉर्मल, जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अपन 3 बार खाते हैं खाना, सुबह, दोपहर, शाम, तो इसको अपन थोड़ा थोड़ा करके खाना है। सुबह, दोपहर, शाम के अलावा 2-2 घंटे में, मतलब 3 बड़ी मील्स और बीच में छोटी मील्स 3 आप समझ लीजिए। जैसे आपने सुबह जो भी खाया आपने, फिर उसके 2 घंटे बाद 11 बजे, 8 से 9 बजे आपने खाया, तो 11 से 12 बजे आप कुछ ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। फिर 1 से 2 के बीच में खाना खाया, फिर 4 से 5 के बीच में फिर थोड़ा कुछ मुरमुरे, बिस्किट कुछ आपको लेना है, और फिर नाइट में खाना खाना, और फिर दूध लेना है। इस तरह की चीज़ें, मील्स को आपको डिवाइड करके खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, पर वो खुद से नहीं लेना है, क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी सेफ नहीं होती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में आपको बहुत सोच समझ के दवाइयाँ लेना है। आपकी कोई पहले की दवाइयाँ चल रही हैं तो बेबी को वो हार्मफुल इफेक्ट्स कर सकती है, क्योंकि बेबी का जो विकास होता है, जो अंग बनते हैं, वो मोस्टली शुरू के 3 महीने में ही कंप्लीट होते हैं। तो इस समय बहुत ध्यान देना है अपने को कि आप क्या मेडिसिन खा रहे हो, और खाने में बहुत ध्यान देना है। खाने में जनरली हम बोलते तो है खाने में ध्यान देना, पर उस समय ऐसा इतनी उल्टी और ये होता है कि कई बार खाया नहीं जाता है। तो वही जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ऐसे रेस्ट्रिक्शन तो बहुत सी चीज़ों, मतलब आपको किसी कुछ खास ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर फिर भी जो अपन नॉर्मली खाना खाते हैं वही खाना आप अच्छे से, मतलब उसको डिवाइड करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग थोड़ा सा उस समय ध्यान देना होता है। शुरू के 3 महीने में कहीं भी जर की चीज़ें, मतलब कहीं भी ट्रैवल करना जहाँ आपको पेट में चोट लग जाए, धचका लगे, इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना, बस जर्नी या ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। और नींद अच्छी लेनी होती है आपको साथ। और जैसे अभी आपने कहा कि 3 महीने जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अधिकतर मैं देखता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, अधिकतर गाँव की ऑडियंस होती है। बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, दादी है, मम्मी है, उनका मानना रहता है कि डॉक्टर के पास जाना है तो आराम से 8वें या 90वें महीने में चाहिए, या 5वें 6वें महीने में चाहिए। और जैसा आप कह रहे हो कि 3 महीने जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बेबी के अंग बनते हैं, तो आप ये बताइए कि अगर कोई गर्ल्स है या कोई लेडी है, अगर प्रेग्नेंट है और शुरुआती 3 महीने में कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक्चुअली प्रेगनेंसी जैसे ही ठहरती है, आपको पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि आज बात यह है कि कई चीज़ें अपन आजकल के परिवेश में देखें तो मोस्टली आजकल लाइफस्टाइल लोगों की बहुत चेंज हो गई है। तो आजकल बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब के इंसिडेंसेस पहले के अपेक्षा बढ़ गए हैं। तो फर्स्ट टाइम आप जब जाएंगे तो डॉक्टर के पास जो रूटीन चेकअप होता है, उसमें कम से कम आपका कोई हाई रिस्क तो नहीं है, आपको पहले से डायबिटीज़ या बीपी की शिकायत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि इनका लेटर ऑन बेबी के विकास पे, बेबी के ग्रोथ पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पहले जाएंगे आप तो डिटेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सोनोग्राफी आजकल, पहले बोला जाता था कि सिर्फ 5वें महीने में कराओ, आजकल शुरू में कम से कम सोनोग्राफी से अपन एक करा लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाता है कि बच्चा बना है या नहीं और कितने दिन का है। सोनोग्राफी से जो डेट होती है वो एक्यूरेट होती है। कई महिलाओं का जरूरी नहीं कि महीना एकदम रेगुलर हो,
बिल्कुल। है ना, आजकल पीसीओडी एक बीमारी होती है बिल्कुल, जिसमें ये तो मेंसेस common रेगुलर है ही बिल्कुल, नहीं। मैम। तो ऐसे केसेस में क्या सोनोग्राफी से अपन डिटेक्ट करते हैं कि कितना समय की प्रेगनेंसी है। तो सोनोग्राफी भी शुरुआत के 6 से 8 हफ्ते में बहुत जरूरी होता है। ओके। इसलिए जरूरी है अभी कि आप डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं। और जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड टेस्ट है, कभी एनीमिया, जो कि इंडिया में क्या मैक्सिमम काफी पॉपुलेशन विलेज में रहती है, हाँ, तो बिल्कुल, एनीमिया बिल्कुल। बहुत कॉमन हाँ। है। तो हीमोग्लोबिन कम है या नहीं है, क्या है, उनको डाइट में क्या बताना है, ये सारी चीजें। तो जिसके लिए अभी अनीमिया मुक्त अभियान भी शुरू हो चुका है अपने देश में। तो इसके अंतर्गत मतलब आशा कार्यकर्ता है, उनके पास आजकल जो गांव की लेडीज वो दिखाती है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में एक बार उनका चेकअप हो जाता है। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है अपने को। जैसे मैम आपने कहा कि जैसे अधिकतर जो है विलेजेस से जो है लेडीज आती हैं, तो वहाँ मैंने जो देखा है अधिकतर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या अगर डॉक्टर कह रही है किसी लेडी को कि आना है आपको दिखाने, चेकअप कराने, तो क्या उसे हर बार जाना चाहिए या कभी डिले भी कर सकते हैं? नहीं, आइडियली तो जाना चाहिए। डॉक्टर जो कहता है उसे सुनना चाहिए। जैसे कि हम प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, 9 मंथ्स होते हैं, उसमें 3-3 महीने में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर 4th से 6th मंथ और फिर 7th से 9th मंथ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो रहता है उसमें आप हर महीने दिखाइए, है ना, मतलब आप समझिए। और सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है मतलब फर्स्ट 7 मंथ्स स्पेशली 28 वीक्स का, उसमें हर महीने दिखाना है। 28 to 36 वीक्स है जो अपना मतलब समझ लीजिए 8वां महीना है, हाँ। उसमें आपको 15-15 दिन में दिखाना। और 36 वीक्स के बाद 40 वीक्स, 4 हफ्ते का जो ड्यूरेशन, 1 महीना लास्ट का, उसमें आपको वीकली दिखाना होता है। ये तो रूटीन में दिखाना ही है। क्या है, इससे क्या बेबी का ग्रोथ अच्छा होगा, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, हाई रिस्क तो नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, बीपी और शुगर के इंसिडेंसेस आजकल बढ़ गए, नॉर्मली भी बढ़ गए हैं, तो प्रेगनेंसी में भी उसके इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा मैम क्योंकि अधिकतर जो है मैं देखता हूँ अधिकतर लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर बुलाते हैं तो सिर्फ इसलिए बुला लेते हैं ताकि उनकी फीस हो जाए या वो लूट ले। तो ऐसा है कि जब जरूरत नहीं भी होती है तो वो बार बार बुला लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा एक प्रोटोकॉल होता है, हम हाँ, उसको ही फॉलो करते हैं। जो ये मैंने बताया, ये तो नॉर्मली होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है तो उसमें हमको और फ्रीक्वेंटली बुलाना पड़ता है। और भी आजकल जैसे अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो हम सोनोग्राफी 3 से मतलब मैक्सिमम 3 या 4 सोनोग्राफी कराते हैं, मतलब 3-3 महीने के अंतराल में, तो हर ट्राइमेस्टर में एक हो जाए। पर अगर मान लिया अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उनमें 5-6 बार कराना पड़ता है। कई बार कलर सोनोग्राफी करानी पड़ती है, बच्चे का विकास हो रहा नहीं हो रहा, कई बार कमजोर होते हैं बच्चे जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो डॉक्टर जो बोल रहा है वो फॉलो करना है। तो जैसे हम जो है 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आप कह रहे हो कि 3 से 4 बार तो सोनोग्राफी करानी चाहिए। अगर इसमें से कोई 1 या 2 सोनोग्राफी मिस करते हैं तो क्या उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ प्रॉब्लम होती है? ऐसा सोचते कि वो डॉक्टर पे निर्भर करता है। जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है वो चेकअप भी करता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ सोनोग्राफीज होती है, मतलब ग्रोथ देखने के लिए तो कम से कम 2 से 3 तो होना ही चाहिए। मिस करेंगे तो वही है कि बच्चे का विकास फिर अपने को पता नहीं चलेगा। मान लिया बच्चा कमजोर पैदा हुआ या बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एटलीस्ट हर तिमाही में एक बार तो विजिट, कुछ नहीं तो 1 तिमाही में 1 बार विजिट तो करना ही है डॉक्टर, मतलब 3 to 4 विजिट तो करें ही डॉक्टर को, नहीं तो फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस होगा तो फिर परेशानी फिर बेबी को और मदर को ही साथ। बिल्कुल। और मैं जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, जैसे अभी तक के तो लगभग सभी को पता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म का मतलब ये है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर डिले होता है तो किट के द्वारा कर लें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हर बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो तो क्या कंफर्म हो जाता है प्रेगनेंसी है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेंसेस साइकिल कई बार डिले होता है दूसरे कारणों से। हाँ, प्रेगनेंसी बिल्कुल। क्या है, कभी भी अगर मेंसेस नहीं आता है समय पे तो प्रेगनेंसी रूल आउट करना जरूरी है। सबसे पहले तो हम यूपीटी करके प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं आजकल। पीसीओडी है, जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हाँ, है बहुत बिल्कुल। सारी यंग फीमेल्स में। आजकल ओबेसिटी बहुत है, अपन लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, एक्सरसाइज करते हैं अपन, खाने में जंक फूड और ये सब लेते तो वेट गेन होता है, थायराइड का इंसिडेंस बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके कारण भी कई बार मेंसेस इरेगुलर रहता है। तो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर वो भी उसके लिए भी दिखाना फिर डॉक्टर। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो गया तो कई बार बहुत सारी गर्ल्स जो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो सही कहा आपने कि डॉक्टर को एक बार दिखाना सुनिश्चित है। डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि फिर आपको जो रूटीन चीजें हैं उसमें कुछ सोनोग्राफी, कुछ ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे आपको साइकिल रेगुलर करने के लिए, ये सारी चीजें। तो वो दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है। मेंसेस चाहे प्रेगनेंसी के कारण नहीं है चाहे ऐसे नहीं है,
अपने को मतलब प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो जैसे मैं अधिकतर अभी जो गर्ल्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डिले चलता है या जल्दी आता है, तो वो प्रॉब्लम तो रहती है। तो क्या उसको भी ट्रीट किया जा सकता है, क्या उसको रेगुलर बेसिस पे लाया जा सकता है? तो ये पॉसिबल है। तो मैम ये हालांकि हम लोग टॉपिक से भटक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम लोग जो है अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो जैसा आपने कहा कि गर्ल्स को तो जो है सिम्टम आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, मेल पार्टनर ऐसे कैसे डील कर सकता है? क्योंकि मेल पार्टनर को तो मतलब फर्स्ट टाइम है और कुछ पता नहीं है, आपने कहा मूड स्विंग्स जो होते हैं, अब मेल पर्सन को नहीं आते हैं समझ में। तो वही है कि मेल पर्सन को देखना पड़ेगा। देखिए प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ तो फीमेल को पता, पर मेल को भी पता चल जाएगा। हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट सोनोग्राफी ले सकता है। बस उनको इस समय क्या है, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। पेशेंट जो भी बोल रहा है, इमोशनल सपोर्ट तो ठीक है, साथ में उल्टी हो रही है, ये सब हो रहा है, तो खाने का ध्यान रखें उनका, है ना, सो रही है कि नहीं प्रॉपर्ली, वो ध्यान रखें। मूड स्विंग्स तो थोड़े होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में एंजाइटी रहती है, माँ को अपने लिए भी लगता है और उससे ज्यादा बच्चे के लिए लगता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो प्रॉब्लम, और खाऊंगी तो उल्टी हो जा रही है, तो खाना नहीं भी खिला रहा है पर खाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें सोच सोच के पेशेंट का मेंटल स्टेटस आप खुद सोच सकते हैं कि क्या सोचे, बच्चे के लिए सोचे, अपने लिए सोचे, ये नहीं हो रहा। तो ऐसे में बस मेल पार्टनर उनको सपोर्ट करे, उनको जज नहीं करे कि ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा नाटक करती है, इस तरह की चीजें मैं बहुत देखती हूँ कि कई पेशेंट्स आते हैं, हस्बैंड से कंप्लेन करते हैं नाटक कर रही है। नाटक नहीं करते हैं उस समय। कुछ पेशेंट्स क्या है, कुछ पेशेंट्स का थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, कुछ अच्छा मतलब झेल सकते हैं, कुछ लोग थोड़े में ही हो जाते हैं। तो जो भी है उनको उनके जैसा उनका बिहेवियर है, जैसा जितना कैपेसिटी है उसमें वो मतलब अपने पार्टनर को हेल्प करे, सपोर्ट करे बस उनके हर और मैम जो और विजिट डॉक्टर के विजिट के लिए हमेशा ध्यान दें कब बुलाया डॉक्टर ने, तो वो और मैम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे इस दौरान खाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, ना कुछ खाने की इच्छा होती है ना कुछ भी नहीं, तो आप कुछ इसमें सजेस्ट कर सकते हो कि अगर इच्छा ना हो तो कुछ ड्रिंक है या कुछ ऐसी लाइट चीजें जो ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं अपन इस समय, और कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा ऑयली ना हो, है ना, और जैसे अपन खाना बनाते तड़का वड़का पड़ता है उससे उल्टी और ये सब और एग्रेवेट होता है, तो वो सब चीजों से दूर रहे उससे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो खाने में नॉर्मली आप जो खाते हैं अपन, है ना, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां बोलते हैं, फ्रूट्स ज्यादा खाना है, पानी ज्यादा पीना है, अपन ये बोलते हैं जो होल ग्रेन्स बोलते हैं, जैसे अनाज है, दाल चावल और ज्वार बाजरा, ये सारी चीजें, प्रोटीन मिनरल विटामिन रिच डाइट लेना, मतलब बैलेंस डाइट ही अपने को लेना है। पर वही है कि शुरू के 3 महीने में थोड़ा सा उसको टाइम को अपन को, जैसे मैंने बताया, तो 2 घंटे में ऐसा थोड़ा थोड़ा करके लेना है, बाद में तो आपको लेना ही है बच्चे से। आयरन रिच फूड जो भी है वो सारी चीजें आपको लेनी होती है। और मैम एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एक गर्ल्स का होता है कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक होती है सी सेक्शन डिलीवरी, तो अधिकतर जो है लड़कियां जो प्रेफर करती है सी सेक्शन डिलीवरी, क्योंकि जो है पेन सहना नहीं पड़ेगा, दर्द सहना नहीं पड़ेगा। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग, चलो ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट करें, हम लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है एग्री हो भी जाए और बीच में बहुत ज़्यादा पेन हो और उस समय उस पेन को हम हैंडल नहीं कर पाए, तो फिर क्या करेंगे और कैसे करेंगे? देखिए नॉर्मल डिलीवरी में पेन तो होता है, वो कोई उसमें तो बात नहीं है, नहीं होता पेन तो होता है, पर डॉक्टर्स कहते हैं आपको उसमें मेडिसिन होती हैं जिससे अपन पेन को कम किया जा सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी हमेशा सिजेरियन से अच्छी होती है क्योंकि रिकवरी बहुत जल्दी होती है। बिल्कुल, मैं ये आपसे फिर से सुनना चाहूंगा। इसमें आप बिल्कुल 15 डेज में आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हो। बिल्कुल। और वो मतलब सिजेरियन क्या है, पेट खोल के पूरा एक सर्जरी है, अगर पूरा अंदर पिटा के गलने में 1.5 से 2 महीना लगता है ना। और सिजेरियन में रिकवरी भी थोड़ा लेट होती है, अब समझ लो आप 4 to 6 वीक्स तक नॉर्मल एक्टिविटीज करो, फिर उसके बाद और कुछ आप एक्सरसाइज और ये सब, तो फिर 8 हफ्ते से ज्यादा मतलब। और नॉर्मल डिलीवरी में आप विदिन 1 मंथ तो सारी चीजें शुरू कर सकते हो, 15 दिन में अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हो। तो नॉर्मल डिलीवरी ऑलवेज गुड, मतलब नॉर्मल ही हमेशा करना चाहिए। हमेशा हम लोग भी ऐसा है कि सिजेरियन सेक्शन ऐसे ही नहीं होता है, मतलब इंडिकेशंस होते हैं, कुछ प्रॉपर कारण होते हैं जिसके कारण सिजेरियन होता है। जैसे कि आपने बताया कि पेन बढ़ रहा है, पेन सहन नहीं कर रहे, वो रीजन नहीं है एक्चुअली सिजेरियन करने का। ओनली थिंग ये पेन के साथ अगर बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा है, या फिर बच्चे ने कभी लैटरिन कर दी, या बच्चे की धड़कन जो दर्द के समय कम हो रही है, ऐसा कुछ है, या ब्लीडिंग एकदम हो गई, पेशेंट को अचानक से ब्लीडिंग हो गई, तो इन परिस्थितियों में ही अपन सिजेरियन सोचते हैं। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मली मतलब डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो गया है तो ऐसे सिजेरियन नहीं किया जाता।
बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न गर्ल्स है उनका मतलब आप देखते ही हो कि उन्हें थोड़ा भी दर्द जो है नहीं सहन करना है, तो वो अधिकतर यही कहते हैं कि नहीं हमें तो सी सेक्शन ही करनी है, क्योंकि वो बड़ी इजी हो जाती है। वो तो है आजकल की लड़कियों का पेन थ्रेशोल्ड भी थोड़ा सा बिल्कुल, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी से हमेशा नॉर्मल डिलीवरी। मैम आपके पास में अगर पेशेंट आते हैं तो मतलब आप ज्यादा क्या करते हो, सी सेक्शन करते हो या नॉर्मल? अनइंडिकेटेड सिजेरियन नहीं करती हूँ। पहले तो देखिए वो पेशेंट फर्स्ट प्रेगनेंसी तो जनरली नॉर्मल ही ट्राई करते हैं अनटिल अनलेस कि उसमें कुछ फैक्टर्स हो कि बच्चा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो, उसको डायबिटीज हो, बीपी, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं, उसकी हाइट छोटी तो नहीं है, या ड्यूरिंग डिलीवरी के समय मतलब ऑलरेडी जब पेन आने शुरू हो गए उस समय कुछ चीजें ऐसी तो नहीं जो सिजेरियन उस समय हमको करना पड़े। तो जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो हम लोग नहीं करते। हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी फर्स्ट अगर सिजेरियन है तो सेकंड उसमें थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है सिजेरियन सेक्शन। मतलब जो अभी जो है ना एक जो लोगों का जो थॉट प्रोसेस बन गया वो ऐसा बन गया है कि अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो अधिकतर हॉस्पिटल वाले जो है वो सी सेक्शन ही करवाते हैं, भले नॉर्मल भी हो भी जाए नॉर्मल फिर भी नहीं वो करवाते, सी सेक्शन इसलिए कराते हैं ताकि हॉस्पिटल को पैसा मिले। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिकेशंस रहते हैं क्योंकि हमको भी लिखना पड़ता है उसमें क्या इंडिकेशन है, क्या कारण है हमारे पूरे जो हम अच्छा मतलब आपको भी रिपोर्ट डिलीवरी के बाद हम सीजनल केयर ले रहे हैं, बच्चे की धड़कन कम हुई ज्यादा हुई, जो डिलीवरी के समय अपन पूरा मशीन रहती है उसमें बच्चे की धड़कन सुनी जाती है, सारी चीजें वो रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि अपन मतलब आप अपने मन से नहीं कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास में कोई सिजेरियन के कुछ कारण होते हैं जिसमें सिर्फ सिजेरियन ही करना होता है, जैसे कि होता है कभी आवल नीचे हो, है ना, नीचे कोई ट्यूमर हो, है ना, या हड्डी छोटी हो नीचे की, हाइट कम है पेशेंट की, या फिर एकदम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड बीपी है जिसमें अपने को नॉर्मल डिलीवरी में बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे कुछ कारण है उसमें डायरेक्ट सिजेरियन किया जाता है। अदरवाइज सब हर डॉक्टर नॉर्मल के लिए पहले प्लान करता है, कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके नॉर्मल हो, और नहीं होता है तो फिर सिजेरियन। अगर आपके पास में कोई कपल आए और वो कहे कि नहीं नहीं हमें तो सी सेक्शन ही करनी है, हमें नॉर्मल करनी ही नहीं है क्योंकि जो है नॉर्मल ये पेन सहन नहीं हो सकता या कर ही नहीं सकते, हमको तो सी सेक्शन ही करना है, तो फिर आप क्या प्रेफर करते हो? नहीं, मैं वो तो नॉर्मल के लिए काउंसिल करती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी का ऐसा भय नहीं होना चाहिए, वो तो नॉर्मल डिलीवरी भले अपने को लगता है लेकिन ऐसा बोलना चाहिए कि वो एक क्या गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। हाँ मैम ये तो मैंने भी नेचुरली पहले आप देखेंगे पहले की लेडीज नेचुरली मतलब बहुत समझ लो 50 साल पहले की बात करो तो सब नॉर्मली डिलीवरी चलती थी, तो बहुत कम होता था और वो हेल्दी भी रहती थी, उनकी लाइफ स्पैन भी आप देखो 80-90 साल तो सब जीते थे। अभी की बात देखो ना, वो हेल्दी रहती थी और अपना जो नॉर्मल एक्टिविटीज पे भी जल्दी आ जाती थी, सारी चीजें अच्छी रहती थी। सिजेरियन आई डोंट थिंक कि ऐसा मतलब कोई डॉक्टर अपने मन से इस तरह से करता है, वो धारणा है लोगों ने। और आजकल ये भी हो गया है कि आजकल कॉम्प्लिकेशंस के रेट बहुत बढ़ गए, जैसे पहले टाइम में पहले की लेडीज हेल्दी रहती थी, 7-8 बच्चे और कुछ नहीं होता उनको। अभी क्या पहले बच्चे में बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, सब बहुत सी चीजें अभी अलग, अभी काफी चीजें चेंज हो गई है, तो इस वजह से भी सिजेरियन के रेट बढ़ गए हैं, ऐसा मतलब इंसिडेंस उसके बढ़ गए। और उसका रीजन ये मैम कि जो नॉर्मल डिलीवरी है ना उसका डर बहुत ज्यादा है, मतलब एक मॉडर्न गर्ल्स की बात करूँ तो उसे इतना डरा दिया जाता है समाज में या बाकी लोगों के द्वारा इतना डरा दिया जाता है कि पेन इतना होता है, ये होता है, वो होता है, तो इस रीजन की वजह से भी जो है अधिकतर गर्ल्स जो है नॉर्मल डिलीवरी जो है प्रेफर नहीं करती है। तो वो यही हम चाहते हैं कि आप जो है उन्हें बताएं, सजेस्ट करें कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है। नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है एक्चुअली, जैसे मैंने अभी बताया आपको रिकवरी बहुत इजीली होती है और आप डे टू डे एक्टिविटीज में बेबी के साथ भी बहुत जल्दी आपकी बॉन्डिंग। सिजेरियन में क्या है, टाटे दर्द हो रहे, कुछ ना कुछ लगा रहेगा आपको प्रॉब्लम, मतलब फीडिंग आने में, ब्रेस्ट फीडिंग होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें बेबी के साथ आप बैठ पाओगे तब तो आप फीड कराओगे अच्छे से, है ना। और नॉर्मल डिलीवरी में तो आप बिल्कुल तुरंत बैठ के आप फीड कराना शुरू कर सकते हो, चीजें होती है, बेबी के साथ बॉन्डिंग भी जल्दी होती है और रिकवरी तो होती ही है। और जल्दी आप चलना फिरना शुरू करो तो आपका मतलब आप अपने रूटीन एक्टिविटीज में बहुत जल्दी आ सकते हैं। हाँ तो मैं जानना चाहूँगा प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए? लाइफस्टाइल के तौर पे खाने में बहुत विशेष ध्यान देना है, बैलेंस डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल रिच डाइट लेना है। प्रेगनेंसी में एक्चुअली कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो अपनी नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से लगभग 300 से 350 कैलोरीज अपने को एक्स्ट्रा लेना है, तो उन चीज़ों का ध्यान देना है। अपने हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद, है ना, और फ्रूट्स, हर प्रकार के फ्रूट्स आप खा सकते हैं, और अनाज जो बोलते हैं होल ग्रेन्स, है ना, उसकी चीज़ें लेनी है, जैसे कि आटा, मतलब वीट, राइस, बाजरा, ये प्रोटीन
प्रोटीन में आप एनिमल प्रोटीन भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, पर ओनली एनिमल प्रोटीन में ये है कि वो रॉ या अंडर कुक नहीं होना है, अच्छे से कुक करके होना है। एग भी ले रहे हैं तो कुक करके पूरा अच्छा होना है। रॉ मीट, रॉ फिश, ये इस तरह से चीज़ें नहीं खानी, कुक होनी है पूरी रीति से। और बाकी जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो जो अपना है ये काबुली चना होता है, राजमा है, सोयाबीन है ना, ये सारी चीज़ें इनमें प्रोटीन्स अच्छे होते हैं। मैम जब ये लेते हैं तो डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, शुरू के 3 मंथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम क्योंकि उल्टी और इन चीज़ों की वजह से होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। आपको इसलिए पानी ज़्यादा लेना है, रफेज ज़्यादा लेना है, सलाद भी लेना है, जो अंकुरित चीज़ें हैं जो रहता है वो अपना स्प्राउट, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओनली थिंग कुछ भी चीज़ अगर आप कच्ची खा रहे हो तो उसको वॉश अच्छे से करना है कि अच्छा, मतलब इसके साथ अगर उल्टियाँ हो रही है वगैरह तो भी लेना ही है? नहीं, शुरू के 3 महीने नहीं, उसके बाद। अच्छा, उसके बाद लेना। शुरू के 3 महीने तो आप इतना खा ही नहीं पाओगे। अच्छे है जो नॉर्मली चीजें ले लो, ज्यादा उसमें तो पानी, जूस और फ्रूट्स वही दे पाते हो, थोड़ा बहुत खाना खा पाते हो। मेडिसिन के साथ आप ले सकते हो। तो ये जो आप बता रहे हो 3 मंथ के बाद, 3rd मंथ के बाद अपन डाइट को बढ़ाना है क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है ना। शुरू के 3 महीने बच्चे का विकास मतलब जैसे अंग बनते हैं, उसका मेन ग्रोथ तो उसकी 4th मंथ के बाद फिर वेट गेन शुरू होता है। और मैम ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान जो है डॉक्टर बहुत सारी गोलियां देते हैं, तो मतलब क्या गोलियां खाना बहुत जरूरी है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम ये सब खा ही रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो आयरन है, कैल्शियम है, सब तो हमें इससे मिल जा रहा है, तो फिर बिना मतलब में डॉक्टर इतनी सारी गोलियां देते क्यों हैं? एक्चुअली प्रेगनेंसी में सारे जो न्यूट्रिशन है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है क्योंकि बेबी के ग्रोथ के लिए चाहिए, सिर्फ मदर के लिए नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने को ऊपर से मतलब क्या जो अपन ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए अपने को लेना पड़ता है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन ही अपने को ऊपर से लेना ही पड़ता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, वो भी लेना पड़ता है। इन सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि बेबी का कैल्शियम जैसे बेबी के टीथ बोन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, आयरन मरीज के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि बाद में मतलब बेबी को तो चाहिए पर बाद में प्रेगनेंसी के समय ब्लीडिंग ना हो, है ना। ब्लीडिंग होती है, ऑलरेडी इतनी ब्लीडिंग होती है तो उसको कम बैक करने के लिए उतना आयरन स्टोर अपने पास होना चाहिए। तो जो 14 वीक्स के बाद अपन आयरन शुरू कर देते हैं। 14 वीक्स से आपको लेना मतलब 3rd मंथ के बाद आप आयरन शुरू कर देते हैं और प्रेगनेंसी के मतलब 3 मंथ्स तक आइडियली आयरन और कैल्शियम आपको लेना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप डाइट तो लो, मतलब लेना ही है, उसके साथ साथ ये टैबलेट्स भी आपको खानी ही है और ये कंपल्सरी है। डिपेंड करता है, एक बार खाना, 2 बार खाना, वो क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी का एचपी ठीक है तो एक बार खाना है गोली, किसी तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा आपको 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, कितनी रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर के हिसाब से है। ओके। और इस दौरान मैम जब प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग का बड़ा एक रहता है, तो क्या ट्रैवलिंग प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है या नहीं कर सकती है? एक्चुअली ट्रैवलिंग के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, स्पेशली जर्क नहीं लगना है ना। शुरू के 3 महीने में क्या अबॉर्शंस का रिस्क रहता है, कुछ ट्रॉमा हो गया तो अबॉर्ट हो जाएगा, इसलिए जर्की जर्नी है कुछ ऐसा। ट्रेन जर्नी फिर भी ठीक रहती है, बस जर्नी हो गई, बाइक में जा रहे हैं, इस तरह की चीजें थोड़ी सी अवॉइड करना है। और लास्ट के 3 मंथ्स में तो क्या बेबी ग्रो करता है तो क्या थैली ना फूट जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपन अवॉइड करते हैं। और जो अपना 4th, 5th और 6th मंथ है वो सेफ होता है। फिर भी क्या एयर ट्रैवल और ये सब आजकल इजी हो गया है, मतलब अपना एरोफ्लाइट से अपन जा सकते हैं सब, पर वही 36 वीक्स के बाद मतलब लास्ट मंथ में एयर ट्रैवल भी अपन थोड़ा अवॉइड करें, ना करें तो बेटर है। और मैम जैसे अभी आपने कहा एबॉर्ट का, जैसे अबॉर्शन अधिकतर लोग जानते हैं, तो अधिकतर देख रहे हैं 3 मंथ के अप्रॉक्स अधिकतर ये केस देखने को मिलते हैं, तो क्या रीजन की वजह से एबॉर्ट हो जाती है? अबॉर्शन के जो स्पॉन्टेनियसली खुद से हो उसमें सबसे कॉमन तो होता है बच्चे में जन्मजात विकृति होती है डीएनए के लेवल पे, जिसे हम एलिगोरेटिक होती है, क्रोमोसोम्स के लेवल पे होती है, क्रोमोसोम्स में खराबी होती है, तो उस वजह से वो बच्चा बढ़ ही नहीं पाता है। तो वो बढ़ ही नहीं पाता, कई बार बन ही नहीं पाता है, तो वो एक कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार अपनी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है। मतलब मैं जैसे समझाऊं कि माँ का शरीर बच्चे को एक फॉरेन बॉडी की तरह, जैसे अपने शरीर में कुछ भी आक्रमण होता है बैक्टीरिया वायरस का, तो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी फाइट करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, एंटीबॉडीज बनाती है। तो वो अगर बेबी को वैसा समझ ले, वो कुछ जेनेटिक लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे, उसको आइडेंटिफाई करके वो बेबी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो माँ है वही बच्चे को नुकसान पहुंचाने लगती है? हाँ, माँ एक्चुअली नहीं, पर उनके बॉडी में सेल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कर सकती है। तो ये सारे चीजों के कारण फर्स्ट 3 मंथ्स में अबॉर्शन होने के चांसेस हैं। तो ये ऐसे जनरली इतना इंसिडेंस नहीं है, पर अगर किसी को 2 से ज्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं, मतलब कुछ और कारण से नहीं, जैसे चोट नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं, बस अचानक से हो गया, तो अपन को उन
में अपने मतलब थर्ड टाइम होने से पहले अपने को इवैल्यूएशन करना चाहिए कि कहीं इनको ये सारी प्रॉब्लम्स या बीमारी तो नहीं है। और अगर इन चीजों से बचना हो तो क्या किया जा सकता है? बचने के लिए सच तो कोई तरीका नहीं। अगर किसी के बॉडी में ऑलरेडी अच्छा, वो बॉडी लेवल पे है तो वो बॉडी सेलुलर लेवल पे है तो Okay. उसको अपन कुछ तो मेडिसिन से करेक्ट कर सकते हैं। ओनली थिंग प्रेगनेंसी से पहले अगर डायग्नोज हो जाए, मतलब प्लान करो आप प्रेगनेंसी, मतलब जैसे 2 बार आपका मिसकैरेज हो गया है तो आप नेक्स्ट टाइम प्लान करिए प्रेगनेंसी। उसके लिए अपने डॉक्टर से मिलिए, जो इन्वेस्टिगेशंस वो बोलते हैं वो कराइए, और उसके बाद फिर उसकी अगर कुछ मेडिसिन लेनी है तो उसको ट्रीटमेंट लीजिए पूरा, और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी प्लान। कुछ मेडिसिन तो अपने प्रेगनेंसी में भी 9 महीने तक कई बार देनी पड़ती है। मतलब ये कि डॉक्टर से अगर आप पूछोगे तो वो सारी चीजें बता देते हैं। और मैम जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई बहुत गांव में है, वो नहीं आ पा रहा है डॉक्टर के पास, तो क्या फोन पे भी मतलब चीजें हो जाती है? फोन पे कंसल्ट तो कर सकते हैं, पर क्या मेडिसिन दवाइयाँ ये हम जो बोलते हैं, लेकिन अब गांव के लोग वैसे ही होते, पढ़े लिखे हैं नहीं है, तो अपन जो बताएंगे वो सही ले रहे हैं कि नहीं, वो वाली चीजें तो रहती है। ये प्रॉब्लम तो आती है, फोन पे बताया जा सकता है, पर वो ले रहे नहीं ले रहे वो अपने को नहीं। हाँ, ये तो वाली पेशेंट पे डिपेंड करता है। स्पेशली आयरन कैल्शियम ले लेगा मरीज, पर अगर कुछ स्पेशल मेडिसिन अपने को कुछ इन चीजों के लिए चाहिए तो बेटर है एक बार आके दिखा दे, या उनके परिवार का कोई सदस्य आके बता दे तो उनको समझा दे। कम से कम मेडिसिन चेक करना भी जरूरी है। बिल्कुल। और मैम जो प्रेगनेंसी के आफ्टर या बिफोर जो मेंटल और जो इमोशनल जो चेंजेस आते हैं, उनसे कैसे डील किया जा सकता है? प्रेगनेंसी के समय जैसे आपको पता है मूड स्विंग्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इम्बैलेंस तो नहीं बोलूँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेसिकली बॉडी में, उसकी वजह से होता है। और प्रेगनेंसी के बाद भी एकदम रैपिडली ये हार्मोन्स कम होते हैं, तो पोस्टमार्टम थोड़ा सा कभी किसी पोस्टमार्टम ब्लूज बोलते हैं जिसको हम ब्लूज, वो नॉर्मली होता है 4 से 5 दिन बाद। इस दौरान जो है एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी के दौरान? एक्सरसाइजेस जो रिकमेंडेड होती है, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पर लाइट और से मॉडरेट होनी चाहिए एक्सरसाइजेस इंटेंसिटी की। जैसे कि आप सबसे अच्छा तो वॉकिंग हो सकता है। वॉकिंग जो आप 20 to 30 मिनट्स की वॉकिंग आप कर लो, या स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। योगा कर सकते हैं, पर ये ध्यान देना पॉस्चर ऐसा होना चाहिए कि जैसे पेट पे या पीठ पे चेयर किया, उसके डिपेंड होके ऐसा इस टाइप की चीजें नहीं करनी है। ऐसा पॉस्चर जो जिसमें आपको अनबैलेंस हो जाए, मतलब आप गिर जाओ। मतलब ये कि चीजों को थोड़ा सा ध्यान ये कि अगर योगा कर भी रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। और साइकिलिंग जो होती है, मतलब स्टैटिक साइकिल्स आते हैं, उसमें आप कर सकते हो, मतलब ऐसा। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज ऐसा नहीं करना है कि आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, इतना एक्सर्ट नहीं करना है आपको। इन चीजों का ध्यान देना है। और स्लीपिंग जर्नी मूवमेंट या सडन एकदम ऐसा कुछ भी चीज ऐसा पेट पे जोर नहीं पड़े, इन चीजों का ध्यान देना। सबसे अच्छा तो वॉकिंग, और वॉकिंग ही सबसे बेस्ट वही अगर कुछ नहीं कर पा रहे। अब वो भी एक रिकमेंडेड भी है यूएस गाइडलाइंस है कि एक हफ्ते में 150 मिनट्स की वॉक, मतलब एक्सरसाइज आप इतनी कर सकते हो, तो समझ लो 2.5 घंटा कभी करते हो। और मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है मैम कि वॉक आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो तो एक तो अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है, इमोशनली मेंटली सपोर्ट भी मिल जाता और फिजिकली एक्सरसाइज भी हो जाती है। स्लीपिंग के बारे में अगर आप बताना चाहें कि स्लीपिंग वैसे ऐसा है कि प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम रात को 8 घंटे की नींद और दिन में भी 2 घंटे की नींद, मतलब 10 आवर्स तो मिनिमम चाहिए। और अगर इससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, पर इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 12 घंटा तो लेना चाहिए। और सोते वक्त करवट पे सोए तो ज्यादा अच्छा है, उससे बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। बाएं हाथ की करवट पे सोने के लिए जनरली रिकमेंड करते हैं, मतलब 4 मंथ के बाद, क्योंकि उसमें बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलती है। और मैम से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो रह गया है इस पॉडकास्ट में, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। फाइनल सवाल मैम आपसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या कुछ टिप्स आप दे सकते हो जिससे बहुत अच्छे से जो है कोई प्रॉब्लम ना आए डिलीवरी में और हेल्दी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो सबसे पहले कि रेगुलर चेकअप, अपने डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं। बैलेंस डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, आप पानी और बाकी सारी चीजें जूस और ये सब जो लेते हैं ये सारी, और थोड़ा एक्सरसाइज, मतलब आपको बेसिकली एक्टिव रहना है। तो इससे ही मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी अगले क्वेश्चंस और आपके मन के क्वेश्चंस जो भी है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो।
हम अगले पॉडकास्ट में जो है मैम से वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और इस टॉपिक के अलावा दूसरा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैम हमारे साथ अगले पॉडकास्ट में भी बनी रहेंगी, तो आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।